हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उपस्थित हैं जेंडर इंटरवेंशन टॉपिक के पार्ट 3। जैसा कि आप सभी अवेयर हैं कि जो जेंडर इंटरवेंशन टॉपिक्स हमारा चल रहा है उसको 5 पार्ट्स में से पार्ट 3 जो है वह जो हमारा टॉपिक है वह है पॉलिसीज प्रोग्राम रिलेटेड टू वीमेन which is the part 3 of gender intervention। इस वीडियो के अंतर्गत हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर के द्वारा जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के किस तरह के प्रोग्राम्स और पॉलिसी चलाए गए हैं, बनाए गए हैं, जो जेंडर इंटरवेंशंस के फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वीडियो इज टू डिस्कस द मेजर पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर द जेंडर इंटरवेंशन एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया, to analyze the plans and policy for gender intervention in India, to evaluate the programs for gender interventions in India, and to discuss the social, economic and political dimensions of gender interventions। तो ये मूल जो हमारा इस वीडियो का 4 ऑब्जेक्टिव्स है कि जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के और वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उनका डिस्कस करना, और जो पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं किस तरह से जेंडर इंटरवेंशंस के लिए इम्पॉर्टेंस होती है उसके संदर्भ में देखना। तो वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा जिससे कि इसके संपूर्ण एस्पेक्ट्स को आप समझ सके जेंडर इंटरवेंशंस को, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम और पॉलिसी चलाई गई हैं उनको आप समझ सकें, जिसका इम्पॉर्टेंट मुख्य परीक्षा से लेकर के प्राइमरी एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से लेकर के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में इसका इम्पॉर्टेंस होता है। जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोग्राम्स के नाम, ईस्वी, कब चलाया गया, क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव रहे थे, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब सब्जेक्टिव में आप लिखते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में ये मदद करता है। तो इस तरह से इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव जो सेट किया गया है कि जो प्रोग्राम और पॉलिसीज है जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के उनको देखने और समझने का प्रयास किया जाएगा। इस कड़ी में अगर हम देखेंगे जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के प्रोग्राम और पॉलिसीज के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे फर्स्ट 1974 में जो आता है एक कमेटी गठित होती है, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, जिसका जो मेन फोकस होता है कि वेरियस रिकमेंडेशंस विद द रिगार्ड टू द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑन वीमेन। ये जो कमिटी स्टेटस ऑन वीमेन का गठित किया गया था कि भारतवर्ष में महिलाओं की स्टेटस क्या है उसको स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे जिससे कि महिलाओं को और अदर्स जेंडर से रिलेटेड जो सामाजिक, सांस्कृतिक और अदर जेंडर इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो वेरियस एस्पेक्ट्स पे कमेटी ने सजेशन दिया, लाइक जैसे डाउरी है, पोलोगेमी है, चाइल्ड मैरिज है, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन है। डाउरी यानी दहेज, पोलोगेमी बहुविवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह, और लीगल राइट्स ऑफ द वीमेन। इस वीडियो में हम बहुत डिस्क्रिप्टिव में, डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं इन सब टॉपिक्स पे, क्योंकि इन वीडियो से रिलेटेड जो हम एक्ट्स की बात प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको डिटेल में समझना होगा तो हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियो को देखेंगे जो एक्ट एंड पॉलिसी के नाम से बनाई गई है, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया था। अगर वीमेन एंड लॉ के मैटर पर देखें
कि जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने वीमेन एंड लॉ यानी महिलाएं और कानून, जेंडर और कानून को किन किन विषयों को फोकस करते हुए कमेटी ने सजेशन दिया था जो स्टेटस ऑन वीमेन के ऊपर गठित किया गया था। इरेडिकेटिंग द पोलोगेमी इन मुस्लिम लॉ एंड प्रोविजन अगेंस्ट द बाइगेमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, registering the marriage, establishment of the family code to resolve the matrimonial issues and adopting a uniform civil code, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 44 जो है 44वां अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के एडॉप्शन के बारे में कहा गया है। एंड इनइक्वालिटी अमंग्स जेंडर एंड अदर्स के बीच जो इनइक्वालिटी है उस पे स्टेटस एंड रिपोर्ट इस कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया, जो महिलाओं, जेंडर्स और उनके कानून के संबंधित बातें की गई थी। जो कानून की बात है उस पर डिटेल्स में हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं उन एक्ट्स की और कानून की, क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जो आर्थिक इशूज हैं, इकोनॉमिक इशूज हैं महिलाओं से और जेंडर से जुड़े हुए, उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948, फिर प्रोविजन ऑफ क्रेच एंड वर्किंग वीमेन की बात कही गई थी, इक्वलाइजेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन इन द मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कही गई थी, जिससे कि जो जेंडर और महिलाओं से जुड़े हुए जो इकोनॉमिक इशू हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। इस कमेटी के द्वारा जो प्रोविजंस ऑफ स्पेशल स्लीव की बात कही गई और इनेबलिंग अप टू द 5 years टू इनेबल वीमेन टू टेक केयर ऑफ हर द फैमिली, setting of the women's wings in the trade unions and factory to highlight the women's problem, कि जो कमेटी गठित की गई थी स्टेटस वीमेंस के और जेंडर्स के स्टेटस को स्टडी करने के लिए, उसने क्या सजेशन दिया कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, जो भी वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर महिलाएं काम करती है, तो वहाँ पर एक वीमेंस विंग सेट किया जाए जो वीमेंस से रिलेटेड इश्यूज को और प्रॉब्लम्स की ऊपर ध्यान दिया करे और उनसे जुड़े हुए जो आवश्यक जो इंटरवेंशंस है उसको उठाया जा सके। अगेन जो कमेटी है वो इक्वालिटी की बात करती है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है उस कमेटी के द्वारा। और इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को लेकर के जो कमेटी ने सजेशन और सुझाव जो रिकमेंडेशंस दिया था, उन रिकमेंडेशंस में को एजुकेशन की बात कही गई यानी सह शिक्षा, और इसके साथ साथ ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर, कि जो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनके एलिमेंट्री लेवल यानी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक की एजुकेशन होती है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य की गई, उसकी यूनिवर्सलाइजेशंस की बात इस कमेटी के द्वारा की गई थी, जो बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूप में भी देखा गया है कि इस एज ग्रुप के बच्चे को एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया। फिर इस कमेटी ने सेक्स एजुकेशन मिडिल स्कूल लेवल पे और उसके बाद जो सेक्स एजुकेशन मिडिल स्कूल ऑनवर्ड कि मिडिल स्कूल के ऊपर जो है स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की अनिवार्यता पर बल फोकस दिया था। फ्री सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन फ्री में देने की बात कही थी। एंड रिमूवल ऑफ द जेंडर बायस इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इस कमेटी का जो इम्पॉर्टेंट सुझाव और सजेशंस रिकमेंडेशंस के रूप में जो आया था कि जो हमारे करिकुलम्स होते हैं, पाठ्य बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक होते हैं या जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, उनमें जेंडर बायसेस जो कंटेंट होते हैं, पिक्टोरियल्स होते हैं, उनके रिमूव करने की, हटाने की या समाप्त करने की बात की गई थी या उसमें सुधारने की बात कही। एंड रिड्यूस द जेंडर गैप बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, क्रिएटिंग द जेंडर अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन,
कि इस कमेटी के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई उसमें जेंडर गैप को रिड्यूस करने की और जेंडर अवेयरनेस और जेंडर सेंसिटाइजेशंस की बात कही गई, क्योंकि इसके द्वारा ही हम इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो शैक्षिक समानता है, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी आवश्यक है। इस पर इस कमेटी ने फोकस दिया और अपने सुझावों में वेरियस रिकमेंडेशंस के द्वारा इस पे बल दिया। जहाँ तक पॉलिटिकल इशू की बात हम करते हैं या पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं, जो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 1974 के द्वारा दिया गया कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस में क्या कही गई, तो उसके रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज म्यूनसिपलिटीज फॉर द वीमेन इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, कि स्टेट असेंबली और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका नगर परिषदों में भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात कही, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल इंटरवेंशंस के रूप में। अगर वर्तमान में देखें तो पंचायती राज संस्थाओं में और म्यूनसिपलिटीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जा चुका है कई राज्यों में, तो 50% तक आरक्षण दिए जा चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं में। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंटरवेंशंस है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस महिलाओं की बात है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, अभी भी इससे रिगार्डिंग बिल जो है पेंडिंग है और ये मांग जो है विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल रिफॉर्मिस्ट के द्वारा अभी भी टाइम टू टाइम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला है। कमिटी रिकमेंड द सेपरेट बजट फॉर द मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, कि जो कमेटी गठित की गई थी उसने क्या कहा कि मैटरनिटी को लेकर के और चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर के लिए सेपरेट बजट की मांग कही गई थी, कि अगर आप जेंडर इंटरवेंशंस, वीमेन एम्पावरमेंट या जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान करने की बात कही गई। अनदर जो सुझाव सजेशन था कि चेंजेज इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971, कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है उसकी कुछ प्रोविजंस में संशोधन और सुधार करने की बात इस कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिससे जो कि जेंडर इंटरवेंशंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। प्रोवाइडिंग द वीमेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स अलॉन्ग विद द अदर प्रोविजंस, कि जो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग या अदर्स बॉडी में उनके कंट्रोल जो हैं उस पर फोकस करने की बात कही गई थी उस कमेटी के द्वारा। अगेन अगर पॉलिसी की बात हम करें तो अगली जो पॉलिसी जो इम्पॉर्टेंट विमेन और जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के जो रहा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के उद्देश्य से लाए गए थे, इसने भी जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के कई सुझाव और रिकमेंडेशन दी गई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। जहाँ पर मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, कि जेंडर्स को डिफरेंट जेंडर्स हैं, वीमेंस हैं या अदर जेंडर्स हैं, उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, और थ्रू द करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात जो कही गई कि शिक्षा में जो समानता और समान अवसर की समानता, शिक्षा में अवसर की समानता की बात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में किया गया,
उसमें करिकुलम में चेंजेस, टेक्स्ट बुक में चेंजेस, टीचर ट्रेनिंग में जेंडर सेंसिटाइजेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो जेंडर इक्वालिटी और जो जेंडर इंटरवेंशंस है उसको प्रमोट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। Promote the women's studies and also encourage the educational institution to initiate the program for the women's development। कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा और इसी नीति के द्वारा, इसी पॉलिसी के द्वारा 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके बाद से हर एक विश्वविद्यालयों में एक विमेंस डेवलपमेंट स्टडी सेंटर्स की बात कही गई थी। WDSC विमेंस स्टडी डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाने की बात कही गई थी, जो कि कई विश्वविद्यालयों में देखा भी जाता है। उसको विमेंस सेल्स या वुमेन्स डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 1986 की पॉलिसी का महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशन था। रिमूविंग द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन द वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। कि जो वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेस हैं तो उस वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेस में जेंडर जो गैप है या जेंडर बैरियर है उसको रिमूव करने की बात कही गई। अगेन जो जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के पॉलिसी के लेवल पे अगर देखें या डिफरेंट प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे पॉलिसी लेवल पे, वो इम्पॉर्टेंस आता है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन 2001 में जो एक पॉलिसी बनाई गई विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, वो एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरवेंशंस के रूप में कदम उठाए गए थे। इस नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन 2001 में क्या प्रावधान किया गया, जिसके प्रमुख जो प्रावधान थे कि क्रिएटिंग जेंडर फ्री इन्वायरमेंट टू फुलफिल द डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड इनेबल देम टू रियलाइज देयर द फुल पार्टिसिपेशन, equal access of participation and decision making of women in social, political, economic and matter of the society। कि जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मामले हैं, मुद्दे हैं, इशू हैं, उन सब में विमेंस का पार्टिसिपेशन और विशेष करके डिसीजन मेकिंग में विमेंस पार्टिसिपेशन को फोकस किया गया। स्ट्रेंथनिंग द लीगल सिस्टम टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। कि जो हमारा लीगल सिस्टम है उस लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई, मजबूती प्रदान करने की बात कही गई, जिससे कि महिलाओं के प्रति या अदर्स जेंडर के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उस डिस्क्रिमिनेशन को एक लीगल सिस्टम क्रिएट करके उसको एलिमिनेट किया जाए, कम किया जाए और कम करने की बात कही गई। चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड टुवार्ड्स द मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। कि जो भी सामाजिक और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें लोगों का जो एक जेंडर बायसेस, पैट्रियार्कल्स माइंडसेट है, उन माइंडसेट को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड्स को चेंज करने की बात कही गई और जेंडर्स को मेन स्ट्रीमिंग की बात पर बल दिया गया कि मुख्य धारा में महिलाओं को या अदर्स जेंडर्स जो हैं उनको शामिल किया जाए या शामिल करने का मौका उन्हें दिया जाए। तो इस नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के द्वारा इस कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स और इंटरवेंशंस लिए गए जो इम्पॉर्टेंट जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। अगेन अगर प्रोग्राम्स की हम बात करें कि कुछ जो प्रोग्राम्स फॉर वीमेन चलाए गए थे या जेंडर्स को लेकर के चलाए गए थे, गर्ल्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ये ज़्यादातर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर से चलाया गया है। उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स की बात हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। उसमें सबसे प्रमुख अगर देखें तो महिला समाख्या। तो ये महिला समाख्या प्रोग्राम जो था
इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि इट हैज टेकन द शेप ऑफ वीमेन्स मूवमेंट चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ वीमेन इन 14,000 विलेजेज 60 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 9 स्टेट इन द कंट्री। कि महिला समाख्या 14,000 गाँव में चलाई गई, जिसमें पूरे देश के 60 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया और 9 राज्यों में यह प्रोग्राम चलाया गया था महिला समाख्या के नाम से, जिसका मूल जो फोकस था, मूल ऑब्जेक्टिव रहा है, वह है वीमेंस मूवमेंट को इम्पॉर्टेंट करना, महत्वपूर्ण मुख्य धारा में जोड़ना। दूसरा जो प्रोग्राम है वो स्टेप के नाम से जाना जाता है। स्टेप क्या है कि सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। कि इसमें इस जो प्रोग्राम का स्टेप प्रोग्राम का जो जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में महिलाओं को और जेंडर को फोकस करके चलाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मुख्य प्रोविजंस क्या रहा स्टेप का कि दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1987। कि जो प्रोग्राम है स्टेप्स प्रोग्राम है 1997 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द लाइफ स्किल एंड नॉलेज टू पुअर वुमेन इन द ट्रेडिशनल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज, सेमी कल्चरल और सोशल, फॉरेस्ट्री, वेस्टलैंड डेवलपमेंट फॉर द इन्हांसिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेशन। कि स्टेप्स प्रोग्राम का मुख्य फोकस था कि लाइफ स्किल को बढ़ाना, विशेष करके गरीब महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं जो कि मेन स्ट्रीम की विकास की मुख्यधारा से छूट गई है, उन जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगी हुई है, पशुपालन में है, डेयरी में या मछली पालन उद्योग में या हैंडलिंग शिल्प और क्राफ्ट के कार्यों में लगे हुए हैं, या जो ग्रामीण स्तर के अनेक प्रकार की जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर महिलाएं विशेषकर कमज़ोर वर्ग की महिलाएं लगी है, उनको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था कि वो सपोर्ट करना उसका मुख्य लक्ष्य रहा। इसी तरह से वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स वगैरह की बात कही गई। एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वह जाना जाता है स्वधार के नाम से। तो स्वधार क्या था? ये स्कीम फॉर वीमेन इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, कि वैसी महिलाएं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रह रही है, उनके लिए स्वधार नाम से एक स्कीम चलाई गई, जो कि 2001 और 2 में चलाई गई थी, 2001 एंड 2002। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, प्रोवाइड द प्राइमरी नीड ऑफ शेल्टर्स, फूड, क्लॉथिंग, केयर एंड द मार्जिनलाइज्ड वीमेन एंड गर्ल लिविंग इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, कि जो कठिन परिस्थितियों में जो महिलाएं रह रही है, उनके लिए आश्रय, प्राइमरी शेल्टर जो है, भोजन है, कपड़े हैं, इन सब की व्यवस्था करना मुख्य जो एम रहा था स्वधार स्कीम का रहा। तो स्वधार जो प्रोग्राम था, स्टेप प्रोग्राम, महिला समाख्या प्रोग्राम के साथ साथ एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। अगेन जो इम्पॉर्टेंट जो आपको जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में या वीमेन एम्पावरमेंट के रूप में जो देखा जाता है, वह प्रोग्राम जो है एक पॉलिसीज के रूप में देखा जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे आप इसको ये देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RCH कहा जाता है। तो ये RCH जो है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम या चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये बेसिकली मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर को फोकस करके किया गया था। इसका मेन जो पॉइंट था इस प्रोग्राम का,
Maternal and child health care has been one of the most important objective of the family welfare program in India, especially after the 1976. कि 1976 के बाद और 1976 में विशेषकर जो पहले से विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, उन विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को नाम बदल करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से चलता था, उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया था 1976 में, और उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कहा जाने लगा था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पर फोकस करना, जो यह 1997 में लॉन्च किया गया। और द RCH प्रोग्राम इनकॉर्पोरेटेड द कंपोनेंट्स कवर्ड अंडर द चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इंक्लूडिंग एन एडिशनल कंपोनेंट रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी इसमें फोकस किया गया था। कि जो मूल उद्देश्य था RCH प्रोग्राम का कि मदरहुड, सेफ मदरहुड, मातृत्व और चाइल्ड हेल्थ केयर, जो मैटरनिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी होती थी, मातृत्व मृत्यु, जो विशेषकर प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु हो जाती थी, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी ड्यू टू द लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी एंड अवेयरनेस, वेरियस अवेयरनेस रिगार्डिंग और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसको रोकने के पर्पज़ से इस प्रोग्राम को चलाया गया था। और बच्चों की जो चाइल्ड जो डेथ रेट था, मोर्टेलिटी रेट था, उसको कम करना मेन ऑब्जेक्टिव रहा इस प्रोग्राम का। तो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड और रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी मेन फोकस था RCH का। अगेन जो नेक्स्ट पॉलिसी के रूप में अगर देखते हैं जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में, तो वो आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, कि 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के नाम से जाना जाता है, इसमें भी जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के इम्पॉर्टेंट्स कदम उठाए गए थे। तो दिस पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन ब्रिंगिंग डाउन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूविंग द मैटरनल हेल्थ इन जनरल, and recommends the holistic strategy for bringing about a total intersectoral coordination at the grassroots level and involving the NGO, civil society, Panchayati Raj institutions and women's group in bringing down the maternal mortality ratio and infant mortality ratio। कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 जो 2000 था, पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, उसका मुख्य फोकस था जिसमें कि जो हमारे NGOज हैं, सिविल सोसाइटी है, गैर सरकारी संगठन एवं नागरिक समाज और पंचायती राज संस्थाओं और महिला हेल्प ग्रुप की सहायता से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने पर फोकस किया गया था इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, जो एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है, जहां मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पे बल दिया गया और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने की बात कही गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मतलब यहाँ पर है कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर जिन बच्चे की और शिशु की मृत्यु हो जाती है उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों को रोकने और कम करने का प्रयास किया गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के द्वारा। और इसको अधिक सक्सेसफुल बनाने के लिए
सरकार ने कोऑर्डिनेशन स्थापित किया ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव के लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, जिसमें एनजीओ को साथ में जोड़ने की बात कही गई, सिविल सोसाइटी को साथ में लाने की बात कही गई, और पंचायती राज संस्थाओं में जो खास करके जो आंगनबाड़ी होते हैं या महिला सहायिका होती हैं या आशा वर्कर जो है, उसके बाद से जो चलाया गया आशा वर्कर का नाम, तो इन सबको जोड़ा गया। कुछ विमेंस जो हेल्प ग्रुप्स चल रहे थे उनको भी इस पॉलिसी में के द्वारा साथ लाने का प्रयास किया गया, जिनके सहयोग से यानी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के रूप में इस पॉलिसी को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया गया, जिसके द्वारा मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम खास करके आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उठाए गए जेंडर इंटरवेंशंस को लेकर के, उसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस प्रोग्राम्स हैं जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में किया है। इसके साथ ही साथ अनेक राज्यों के स्तर पे भी कई सारे प्रोग्राम और पॉलिसी चलाए गए हैं जेंडर इंटरवेंशन को लेकर के, जेंडर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को लेकर के, जो एजुकेशनल इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को बात करके और जेंडर मेन स्ट्रीमों को लेकर के कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसको ब्रीफ में यहाँ हम केंद्र द्वारा प्रायोजित जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज है उसकी चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। होपफुली आपको इस वीडियो को देखने के बाद जेंडर इंटरवेंशंस के रिलेटेड जो प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में आपकी समझ विकसित हुई होगी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है, कमेंट के माध्यम से ही हमारी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो अगेन ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा उसकी सूचना आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद,